हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे गुप्त वंश, कंप्लीट कवर करेंगे और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। यहाँ से डायरेक्टली कई क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो रेगुलर थोड़ा सा क्लास नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरा अपना एग्ज़ाम मेरे भी चल रहे हैं। तो 28 तारीख तक मेरा एग्ज़ाम है, उसके बाद आप लोगों की लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान ना हो। वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पहले आ रहा है नवंबर के अंदर, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ रहा है। तो उसमें भी आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अलग अलग टॉपिक से, तो वे सभी भी हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ यूपी पुलिस की जैसे ही वैकेंसी आएगी उसका कंप्लीट मैंने आप लोगों को नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखा है। तो आप लोग अगर नोट्स नहीं मिला है तो नोट्स ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सअप के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिलेगा, ये बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होगी और कंप्लीट क्लास करिएगा आप लोग। लीजिए देखिए, ये है गुप्त वंश। अब गुप्त काल क्या है, देखिए गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है कि गुप्त साम्राज्य की नींव इनमें से किसने रखी। तो देखिए श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की जो गुप्त साम्राज्य था उसकी नींव रखी गई। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। और श्रीगुप्त ने ही 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी ऑप्शन सब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलेगा गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी। आपसे मिलेगा दूसरा क्वेश्चन गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन कब की? 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की किसने? श्रीगुप्त ने, ठीक है ना। अगर नींव रखने की बात आएगी तो भी श्रीगुप्त लगाना है, और किस गुप्त वंश की स्थापना किसने की तब भी आप लोगों को श्रीगुप्त ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइएगा, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो थोड़ा हाई एग्जाम रहेगा, जैसे यूपीएसआई एग्जाम हो गया, तो इन सभी एग्जामों के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं क्योंकि एसआई एक अच्छा लेवल होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चंस पूछेगा गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो वायु पुराण से प्राप्त होती है गुप्त वंश की जानकारी। क्वेश्चंस हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा, गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। और ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में हुई। यूपीएसआई से भी ऊपर चला जाएगा, यूपीपीएस, ठीक है ना, यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस एग्जाम, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रखें, गुप्त वंश में ही हुई थी। और मंदिरों का निर्माण का कार्य भी गुप्त काल में ही शुरू हो गया था। तो यहाँ तक 6 क्वेश्चंस आपके बन गए। अब देखिए लाइव क्लास में यह है कि मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये क्लास इसलिए ज़रूरी है, एक तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग पूरा जीएस कंप्लीट होगा, ठीक है ना, पूरा कोर्स कवर होगा। उसमें ये नहीं रहेगा डाउट कि सर जी वो क्वेश्चंस नहीं आया जो उनसे पढ़ाया था, उसमें 100 to 100 कोई क्वेश्चंस बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है इन क्लास का फ़ायदा। चलिए इसके बाद ये भी माना जाता है कि बाल विवाह था, बाल विवाह की प्रथा कब से स्टार्ट हुई? गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। बाल विवाह कब प्रारंभ हुआ, बाल विवाह की प्रथा कब स्टार्ट हुई? तो वो भी गुप्त काल से ही हुई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा और दिनार को कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल के स्वर्ण सबसे अधिक जो सिक्के प्राप्त हुए वो सोने के सिक्के बनाए जाते थे। कौन से काल में? गुप्त काल में कौन से सिक्के चलते थे? सोने के सिक्के चलते थे भैया। पंचतंत्र की रचना भी कब हुई? गुप्त काल में हुई। यही ही वह क्वेश्चन है जो बच्चों के स्टेप से ऊपर चले गए। सर जी समझ नहीं आया, सर जी हार्ड जी के था, ये है भी क्वेश्चन। पंचतंत्र की स्थापना कब हुई? मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक है ना। तो इस तरीके आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि पंचतंत्र जो प्रारंभ होता है वो भी आपका गुप्त काल के अंदर ही प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी। यानी उसमें क्या था? कर रहित, यानी आप लोग कर वगैरह नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। और कृषि इस टाइप की दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का छठा भाग, यानी इसमें 1/6 छठा भाग राजस्व के रूप में राजा को देना होता था। लेकिन गुप्त साम्राज्य में क्या था? गुप्त साम्राज्य में ये था कि ज़मीन दे दी, उसका कोई कर नहीं देना भैया, जितना भी आपका उत्पादन होगा, जितना भी आपकी उपज होगी वो आपको ही रखनी है, ठीक है। और जो अन्य लोग थे उनकी जानकारी में क्या है कि जो उपज होता था उसका 1/6
1 से छठा भाग आपको राजस्व के रूप में राजा को देना होता। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण ही प्रसिद्ध था। किसके लिए? साम्राज्यवाद के लिए ही प्रसिद्ध रहा। इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा है गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को, अच्छा ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे हटा दे, डबल लगा दे, चल रहा है पूरा ठीक चल रहा है। महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट वराहमिहिर का संबंध गुप्त काल से ही था। अब इसमें जो क्वेश्चंस ये बन रहा है, आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ और यही पूछता है, अब तक की परीक्षाओं में यही क्वेश्चंस पूछा गया है। आर्यभट्ट का संबंध किस काल से था, किससे संबंध था? ठीक है ना, तो आर्यभट्ट का, ये आपके गणितज्ञ थे और इनका जो संबंध रहा है वो गुप्त काल से ही संबंध रहा है। वराहमिहिर ने ही खगोल विज्ञान और भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना की। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एसआई लेवल तक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कांस्टेबल में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। आयु विज्ञान संबंधी रचना वाले रचनाकार सुश्रुति का संबंध गुप्त काल से ही है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइएगा। अब गुप्त वंश का जो उदय होता है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, गुप्त वंश का स्टार्टअप किसने किया था, थोड़ा सा इस चीज़ को समझेगा। तो देखिए, गुप्त वंश का जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहला शासक किसने, कौन बनेगा, जिसने स्थापना की। स्थापना किसने की? स्थापना करते हैं भैया श्रीगुप्त। किसने स्थापना करी? श्रीगुप्त ने स्थापना की। और श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से संबोधित किया जाता था। आदिराज ये परसों शायद, हाँ, एक कल की जो परीक्षा रही है 15 मई की, 15 मई में ये जीएस में क्वेश्चंस पूछा गया था कि आदिराज के नाम से किसे संबोधित किया जाता था। ये वो क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता था। ठीक है ना, पूना प्राप्त से ताम्रपत्र से ये पता लगा है श्रीगुप्त को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं कौन भैया, घटोत्कच गुप्त। अब ये कौन थे? श्रीगुप्त के बाद उसका ही पुत्र, श्रीगुप्त का पुत्र बेटा कौन हो गया? श्रीगुप्त का पुत्र हो गया घटोत्कच गुप्त। सिंहासन पर आसीन हुआ और कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया जाता है। अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख वो अभिलेख होते हैं या किसी दीवार पर, किसी पत्थर पर, किसी भी वस्तु पर दिया गया लिखित प्रमाण पत्र को अभिलेख कहा जाता है। और कुछ अभिलेखों से ये पता लगा है कि जो गुप्त वंश का प्रथम शासक था वो कौन था? घटोत्कच था। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शंस बनता है, अब हमें क्या करना है भैया, घटोत्कच करना है या श्रीगुप्त करना है? तो बाबूजी याद रखिएगा, आपको करना है डायरेक्टली श्रीगुप्त। क्या करना है? श्रीगुप्त। अगर ऑप्शंस में ये पूछ रहा है कि किस अभिलेख के अनुसार या अभिलेख के अनुसार किस राजा को कहा जाता था प्रथम, ठीक है ना, गुप्त वंश का प्रथम शासक, तो तब ऑप्शंस में लगा सकते हैं आप लोग घटोत्कच, वरना श्रीगुप्त ही आंसर होगा हर हाल में। चलिए, इसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। बाबूजी आ गई। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच गुप्त का पुत्र था। ये कौन था? जो पहला चंद्रगुप्त था, याद रखिए इसमें दो आएंगे बाबूजी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो प्रथम थे चंद्रगुप्त प्रथम, वो घटोत्कच का ही पुत्र था। यानी अभी पीढ़ी दर पीढ़ी ही कार्य चल रहा है। ठीक है, श्रीगुप्त हुआ, श्रीगुप्त के बाद आप लोगों का घटोत्कच हुआ, घटोत्कच के बाद आपका चंद्रगुप्त हुआ। ठीक है, जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, ये तो ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई, संभवत यह उपाधि उनके महान कार्य के कारण ही उनको दी गई होगी। ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट आइएगा, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। गुप्त संवंत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया गया। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का जो चलन हुआ, गुप्त काल में सबसे पहले एक चीज़ तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के कब प्रारंभ हुए? गुप्त काल में बाबूजी।
इसके बाद कहा गया है सर्वप्रथम सिक्कों का जो चलन हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के कार्य में हुआ था। सबसे पहले जो सिक्कों का प्रारंभ होता है चंद्रगुप्त के कार्य में, ठीक है ना। इसके बाद सोने के सिक्के कब प्रारंभ होते हैं? सोने के सिक्के गुप्त वंश में प्रारंभ होते हैं। कब होते हैं? गुप्त वंश में। चलिए इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय रहा, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को जिसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, इसे शक विजेता के नाम से पुकारा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक राज किया। विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय कला एवं साहित्य स्वर्णिम युग कहा जाता है। साथ ही यह भारत के इतिहास के स्वर्णिम युग भी माना जाता है। स्वर्णिम युग तो पता ही है आप लोगों को, मैंने बताया है आपको कि भैया गुप्त वंश को कहा जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय के तलहटी इलाकों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तटों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। अधिकतम पूरा ही भारत इसने कवर कर रखा था, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी क्या बनी? बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन, जो वर्तमान में उज्जैन है, उज्जैनी थी, ठीक है ना। दोनों याद रखनी है, पहली भी और दूसरी भी, ठीक है। पहली कौन सी? पाटलिपुत्र, और सेकंड आप लोगों की उज्जैन। चलिए इसके बाद आइएगा, प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। दरबारी क्यों कहा जाता है? अब देखो, ये जो प्रसिद्ध कवि है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था, जिसे दरबार में सम्मिलित 9 रत्नों में से प्रधान माना जाता था, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी थे, शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान था या आयुर्वेद के वैद्य माने जाते थे। इसके बाद चिकित्सा का भगवान माना जाता था, कौन? आप लोग ध्यान रखिए, धन्वंतरी, ठीक है ना। अन्य 7 रत्न अमर सिंह वगैरह और शंकु वगैरह। अब दरबारी क्या होता है? दरबारी बाबू वो होता है जो एक राजा है और उस राजा के अंडर में क्या हुआ भाई, मान लो रात में किसी भी रात या किसी भी समय राजा को या उनकी फैमिली से संबंधित किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर वगैरह की एकदम आवश्यकता पड़ती है, तो वे क्या करते थे कि उस समय के अंदर अपने कुछ ऐसे व्यक्ति अपने पास रखते थे जिनका भोजन, रहना सहना सब कुछ अपने पास से करते थे, यानी वे उनके ही अधीन होते थे, उनके ही दरबार में रहा करते थे, तो उसे कहते हैं दरबारी, ठीक है ना। तो कालिदास रहता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उनके पास रहते थे। तो ये अच्छे जैसे धन्वंतरी है भैया, किसका ज्ञान है? इन्हें चिकित्सा का ज्ञान है। कोई दिक्कत परेशानी आई, आओ भाई धन्वंतरी जी जल्दी देखो एक बार क्या दिक्कत हो रही है, तो वो सब इनके लिए रखते थे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग गुप्त वंश का, मैं कह रहा हूँ कि पूरा जीएस ही रटाए घेर दूँ, ठीक है ना। इस लेवल का मैं लेके चल रहा हूँ बिल्कुल। इसके बाद अन्य कौन कौन थे भैया? अन्य देख लो, अन्य। अब एक चीज़ और क्वेश्चन बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नवरत्न किस काल में रहते थे? गुप्त काल के अंदर। नवरत्न किस वंश में रहते थे? गुप्त वंश में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अन्य 7 अमर सिंह जी है, शंकु है, बेताल भट्ट है, ठीक है ना, ये हैं सभी, याद रखिएगा इनका नाम भी। चलिए, चीनी यात्री फाहियान या फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत पहुंचा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहा है, आप लोगों को पता है भैया, तो नवरत्न रख लिए, ठीक है ना। सारों की आवश्यकता पड़ेगी, चलो जी एकदम उसमें आएंगे, ठीक है, धन्वंतरी वगैरह हो जाएंगे, कालिदास जी आ गए, तो ये सभी आ गए। इसके बाद फाहियान जो आया था, कहाँ से आया था? चीनी यात्री, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ऑप्शंस में, फाहियान कहाँ का निवासी था, कहाँ से आया था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको बताना है, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया। रजत चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्हें रूपक कहा जाता था बाबूजी। क्या कहा जाता? रूपक। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट, महरौली स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। लौह स्तंभ याद रखिएगा भाई, एक बार बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट, लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट, सीटेट यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है।
बाकी जिस एग्ज़ाम के अंदर जीके का पोर्शन पूछा जाता है और जिस सिलेबस में आप लोगों का सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये क्लास अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय चले गए भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की होगी मृत्यु, और मृत्यु के बाद आता है कुमारगुप्त। कौन आता है? कुमारगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ और कुमारगुप्त ने प्रथम हाँ बिल्कुल हटा दे, अरे सही चल रहा है। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया जी? किस वंश में करवाया है? कुमारगुप्त के द्वारा। महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भाई साहब 100 से 100 तक ले लो और गारंटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? तो याद रखना है आप लोगों, 100% यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? कुमारगुप्त के काल में हुई। कौन से वंश के काल में हुई? गुप्त वंश के अंदर हुई। ठीक है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय को ही भारतीय राज्य को सुव्यवस्था और सुशासन से चलाया था। अपने पिता के दिए साम्राज्य को ज्यों का त्यों बनाए रखा। अब इसमें क्या हुआ? अब भैया जो कुमारगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, उनके बाद जो भी कार्यकाल रहा वो उसी के अनुसार, उन्हीं के नियम कानूनों के अनुसार चलाए गए कुमारगुप्त जी, और जैसा साम्राज्य था वो ऐसा का ऐसा ही रखा। कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र था कुमारगुप्त का, स्कंदगुप्त, वो सिंहासन पर विराजमान हो गया। भैया पुत्र भाई पुत्री तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, परिवारवाद चल रहा है यहाँ पे, है ना, तो याद रखिए आप, विराजमान हुआ। उसे काफ़ी लोक हितकारी सम्राट माना जाता था। उसे क्रमद्वितीय और विक्रमादित्य द्वारा की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। यानी विक्रमादित्य की जो दूसरी उपाधि मिली वो किसको मिलती है? याद रखिएगा, स्कंदगुप्त को। ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से भी देश को बचाया था। हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? स्कंदगुप्त के काल में हुआ जी। किसके काल में हुआ? स्कंदगुप्त के काल में। स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना नहीं बढ़ा सका जिसकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो, जिस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन रहा? विष्णुगुप्त। कौन रहा? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ? गुप्त वंश खत्म कैसे हुआ, ये पूछना चाह रहा है। गुप्त वंश का पतन का जो कारण था पारिवारिक कलह, यानी ऐसा होता है भाई, एक भाई है, अब सपोज दैट आप लोग समझ सकते हैं कि कुमारगुप्त के 2 पुत्र हो गए। अब सिंहासन पे एक ही तो बैठेगा और दूसरा वो ऐसे ही रहेगा। अब जो उसके जो दूसरा है उसके जो पुत्र हुए वे कहने लगे हम बैठेंगे, तो इस तरीके से कलह हो जाता है। ठीक है ना, बार बार होने वाले विदेशी आक्रमण हुए इस समय। उसी समय जो आप लोग गुप्त वंश था, गुप्त वंश के काल में ही बार बार विदेशी आक्रमण हुए। हुणों द्वारा आक्रमणों का जो मुख्य कारण रहा वो हुणों के द्वारा माना जाता है। तो ये आप लोगों का गुप्त वंश की कंप्लीट क्लास हुई है भाई। बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर देना, एक कमेंट सेक्शन के अनुसार बता दो दिया करो कि भैया क्लास कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।